वेलकम डियर रॉकर्स। तो आज हम जो ये 19th फ्लोर वाली सीरीज है इसका आखिरी पार्ट देखेंगे, यानी कि इस सीजन का आखिरी पार्ट। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि प्लेयर्स को ये लग रहा था कि वो गेम से निकल चुके हैं उस सीक्रेट दरवाजे से, और उनकी लाइफ पता नहीं क्यों मगर अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मतलब सब कुछ बुरा हो रहा था, कहीं कोई मर रहा था, कहीं किसी को कुछ हो रहा था। मैक्स के दोस्त उसको धोखा देकर भाग चुके थे, मिनी के भाई का रोड एक्सीडेंट हो चुका था, कैटी की ग्रैंडमा की मौत हो चुकी थी। ये सब काफी डिस्टर्बिंग चीजें हो रही थी उनकी लाइफ में, पर उनको नहीं पता था कि वो अभी भी गेम में है और ये सारा कुछ थॉमस उनके दिमाग में डाल रहा है। और अब हम देखते हैं दोस्तों की कैटी बड़ी परेशान हो चुकी है अपनी लाइफ से। वो मिलती है सैम से एक बिल्डिंग के छत पर और अपनी लाइफ में चल रही सारी मुसीबतों के बारे में बताती है, और फिर कूद जाती है बिल्डिंग से। हाँ दोस्तों, उसकी मौत हो जाती है और अपनी आंखों के सामने सैम ये नजारा देखकर बुरी तरह से परेशान वो नीचे जाकर कैटी को जगाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जागती। तब वो उसे पकड़कर बुरी तरह से रोने लग जाता है, और ये चीज मिस्टर चैंग से देखी नहीं जाती बिल्कुल भी। दरअसल दोस्तों थॉमस आ चुका होता है और उसने मिस्टर चैंग को बंदी बना लिया था। वो उसको काफी सुना भी रहा होता है कि तुम्हें मैंने क्या कुछ नहीं दिया, मगर तुम हो कि मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे थे। इतने में मिस्टर चैंग एक बटन दबा देता है, जिससे गेम में ये होता है दोस्तों कि सैम समझ जाता है कि ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि कैटी के पॉकेट से उसको रबर स्टैंप मिलती है जिसमें स्माइली नहीं बल्कि सैड फेस बना हुआ था, जिसको सैम पकड़ लेता है कि रियलिटी में तो इसमें स्माइली फेस बना हुआ होता है, मगर अभी एक ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों गेम में कई सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है, इसीलिए वो स्माइली फेस सैड बन गया था, और इसी से उसके दिमाग में ये क्लिक हुआ कि यह रियलिटी नहीं है। और साथ ही मिस्टर चैंग के बटन दबाने से भी सैम होश में आ गया था और देखता है कि उसके सारे साथी उस सीक्रेट डोर के पास बेहोश पड़े हैं, और उन्हें वो जगाने भी लग जाता है, जबकि सारे गार्ड्स बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। वो जरा सा भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। इधर थॉमस को चैंग पे बड़ा गुस्सा आता है और वो एक लोहे से सीधा चैंग को पूरी ताकत लगाकर हिट कर देता है, जिससे चैंग तो वहीं पे हो जाता है बेहोश। वहीं गेम में धीरे धीरे करके सारे प्लेयर्स को होश आ जाता है, और कैटी के होश में आते ही सैम उसको पहले हक करके आई लव यू कहता है, क्योंकि जो सपने में उसने कैटी की मौत देखी थी उससे उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, और अब वो कैटी को कभी खोना नहीं चाहता। वहीं येंग और सिना का भी यही हाल होता है दोस्तों। दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। वहीं मिनी जब होश में आती है तो नीना का हालचाल पूछती है कि वो कैसी है, और जब कैटी के डैड होश में आते हैं ना तो वो सीक्रेट डोर को सही से देखते हैं, और उन्हें उसमें एक सिंबल का हिस्सा दिखाई देता है, जिससे उन्हें कुछ याद आता है, और वो बाकी के प्लेयर्स को बताते हैं कि मैंने एक रेन टाइप का सिंबल बनाया था इस गेट को अनलॉक करने के लिए, पर उस सिंबल का इस गेट पे एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है, बाकी हिस्सा कहीं और छिपा हुआ है। हम उन सारे हिस्सों को ढूंढकर एक साथ प्रेस करेंगे तभी ये डोर खुलेगा। तो कैटी को याद आता है कि मैंने डंजन में एक सिंबल देखा था, तो फिर वहाँ पे ये लोग मिनी और नीना को भेज देते हैं लेने के लिए। मैक्स और उसके दोनों जिगरी दोस्त उनको भी कॉरिडोर की ओर भेज दिया जाता है, और फिर कैटी के डैड जेनी के साथ कंट्रोल रूम में जाते हैं, और वहाँ कैटी सैम के साथ कैंटीन की ओर। इस तरह सभी अपने काम में चले जाते हैं, और इन सभी ने अपने पास गार्ड्स के वॉकी टॉकी रखे होते हैं, जिससे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा खोजने के बाद इन्हें वो सिंबल्स अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं, पर उसी वक्त येंग और सिना नोटिस करते हैं कि गार्ड्स हल्का सा मूव कर रहे हैं, यानी ये अब अनफ्रीज होने वाले हैं। और सही में दोस्तों हम थॉमस को देखते हैं जो कि गार्ड्स को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहा था, मगर इससे पहले कि सारे गार्ड्स इनको कुछ कर पाते, कंट्रोल रूम से ये चीजें कैटी के डैड देख लेते हैं, और वो सिना और येंग से कहते हैं कि जल्दी से भागकर कैंटीन में जाओ सैम और कैटी के पास। वहीं वो खुद कंट्रोल रूम से लिवर पुल करता है, जिससे बेहोशी वाली गैस रिलीज हो जाती है और सारे गार्ड्स बेहोश। इसके बाद तो दोस्तों सारे लोग वॉकी टॉकी पे कैटी के डैड के काउंटडाउन सुनते हैं, 3, 2, 1। ये करते ही सारे लोग आपस में जो भी वो सिंबल थे उन सभी को एक साथ प्रेस करते हैं, जिससे वो सीक्रेट डोर खुल जाता है। इसके बाद कैटी के डैड कंट्रोल रूम में एक कोड डालने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। दरअसल दोस्तों इस कोड के डलते ही ये गेम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाएगा और ये खुद ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी तक दोस्तों मिस्टर चैंग को भी होश आ चुका था। वो कैटी के डैड को अपने मकसद में कामयाब होते देखकर बड़ा हंस रहा होता है, जिससे थॉमस को आ जाता है बड़ा तेज गुस्सा, और वो कहता है कि तुझे क्या लगता है बे कि सब खत्म हो गया? जिस पे मिस्टर चैंग कहता है कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, बदले की भावना त्याग दो। मगर गुस्से में थॉमस लोहे से इस बार सीधा चैंग के सर पे मारता है, जिससे उसे काफी जोर की लग जाती है और वो फिर से बेहोश। उधर गेम में सीक्रेट दरवाजे से पहले तो मैक्स अपने दोनों जिगरी दोस्तों को जो हैरी और जॉय हैं उनको निकालता है, ये कहते हुए कि देखो गेम के बाहर मिलते हैं, ठीक है, कहीं मत जाना। इसके बाद मिनी निकलती है, फिर सैम येंग और सिना को भेज देता है। इसके बाद सैम करता है कैटी को हग और उसे दरवाजे की ओर धकेल देता है, और जब तक वो रियल वर्ल्ड में आती है तब तक में सैम कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में थॉमस को आते देख लिया था, इसलिए तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। तुम अपने डैड की फिक्र मत करना, मैं हूँ उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ देर के बाद थॉमस कंट्रोल रूम में आ जाता है। वहाँ वो कैटी के डैड को बहकाने की कोशिश करता है कि इस गेम को तुमने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया और अब तुम इसको खुद ही डिस्ट्रॉय करने वाले हो। भूल गए क्या तुमने कितनी मेहनत और कितने लगन से इसको बनाया था? और तब कैटी का डैड भी दोस्तों उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, पर क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या हम इस गेम को वही फन एंड एंजॉय
19th फ्लोर गेम बना सकते हैं जिसका मैंने सपना देखा था। तभी दोस्तों सिस्टम में शो करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेटेड। 5 मिनट में पूरा गेम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये देखकर थॉमस सारी चाल समझ जाता है कैटी के डैड की। ये मुझे अपनी बातों में बहका रहा था शायद, और इसी बीच इसने सारा प्रोसेसिंग कर दिया तबाह करने का। और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसीलिए वो अपने पॉकेट से निकालता है चाकू और कैटी के डैड को स्टैब करना चाहता है, मगर बीच में आ जाता है सैम और चाकू उसके पेट में लग जाता है बेचारे के, जिससे थोड़ी देर के लिए थॉमस तो हैरान हो जाता है। वहीं सैम बिना एक भी पल गवाए कैटी के डैड को डोर की ओर धक्का दे देता है, जिससे वो भी आ जाता है रियल वर्ल्ड में, कैटी का डैड। इसके बाद सैम और थॉमस के बीच होती खतरनाक फाइट। थॉमस सैम पे बड़ा गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बदला नाकाम हो गया, मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अब। और जब दोनों मारपीट करके थक जाते हैं तब सैम थॉमस को काफी समझाता है कि बदला लेना मसले का हल नहीं होता। हम सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही परेशान हैं, हमने भी अपनी लाइफ में अपनों को खोया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएं और तकदीर के लिखे के लिए दूसरों को ब्लेम करके उनको सजा देने लग जाएं। ये सही नहीं है। और अब मेरी और कैटी की बात ही ले लो। 11 साल की उम्र में कैटी ने अपनी मॉम को कार एक्सीडेंट में खोया, तो क्या वो सारे कार ड्राइव करने वालों से बदला लेने लग जाएगी? नहीं ना। ये मेरे डैड जिनकी मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई, तो क्या मैं शराब बनाने वाली कंपनी से बदला ले लूं? जिंदगी में चाहे लाख कमी हो फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बुरी चीजों से मूव ऑन करके फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज अगर आपकी बेटी जिंदा होती तो क्या उसको ये सब अच्छा लगता? क्या वो आपको ये करने के लिए इजाजत देती? तब जाकर कहीं दोस्तों थॉमस का मन बदलता है और अब वो सैम को लेकर डोर की ओर जाने लग जाता है। मगर दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा होता है। जख्मी होने की वजह से सैम सही से चल नहीं पाता, इसीलिए वो खुद बीच में रुककर थॉमस को गेट की ओर धक्का दे देता है, जिससे होता ये कि थॉमस तो निकल जाता है मगर सैम गेट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब गेम भी डिस्ट्रॉय। जैसे थॉमस गेम से बाहर आता है उससे कैटी पूछती है सैम और डैड कहाँ हैं? तो थॉमस सारी बातें बताता है कि कैसे सैम ने तुम्हारे डैड और मेरी जान बचाई पर वो खुद वहीं पे अटका रह गया। ये सुनकर कैटी बहुत नाराज होती है, अपने आप से भी और इन सभी से। वो गुस्से में थॉमस का कॉलर पकड़कर उससे लड़ाई भी करती है। तभी पुलिस भी आकर थॉमस को कर लेती है अरेस्ट। पर जाते जाते थॉमस कैटी से सॉरी कहता है, क्योंकि लास्ट में उसको सैम का जो समझाया था वो समझ में आ जाता है। इसके बाद कैटी सैम का VR हेडसेट हटाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। जब वो नहीं जागता तो वो उसके पॉकेट से रबर स्टैंप निकाल कर चेक करती है, मगर इसमें तो स्माइली फेस ही बना हुआ है, यानी कि ये गेम का कोई इल्यूजन नहीं बल्कि रियलिटी है। वो गले लगकर खूब रोती है और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। हॉस्पिटल वालों का भी यही कहना होता है कि सैम कोमा में है। साथ ही साथ सिर्फ कैटी ही होती है दोस्तों वहाँ पे, बाकी उसके सारे दोस्त विंडो से उसको देख रहे होते हैं। और जब कैटी के डैड आते हैं तो वो पूछते हैं तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमें सही नहीं लग रहा, इस वक्त सैम को भी आराम की जरूरत है और कैटी बड़ी परेशान है, अभी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मगर हम लगातार प्रेयर कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। इसके बाद दोस्तों येंग और सिना कैटी के डैड को एक गमला देते हैं जिसमें अभी पौधे उगे नहीं होते। ये एक तरह की आशा की किरण है दोस्तों कि जब तक वो पौधा बड़ा होगा तब तक सब ठीक हो जाएगा, जिसे कैटी के डैड लेकर कैटी को दे देते हैं। और कैटी भी सिना का मतलब समझ जाती है कि उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। भले ही ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा हो कि अभी तो पूरा पौधा उगा ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मगर अंदर बीज है जिसपे टाइम में पानी डालने पे पौधा जरूर बढ़ेगा। तो कैटी उस गमले को टेबल पे रख देती है। और कैटी के डैड से अपनी बेटी को सैम के लिए इतना परेशान होता देखा नहीं जाता, इसीलिए वो और मिस्टर चैन मिलकर इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफी दिन गुजर जाते हैं दोस्तों, बाकी सारी प्लेयर्स तो अपनी लाइफ को हील करने की कोशिश में जुट जाते हैं, पर कैटी अभी भी हॉस्पिटल में होती है। वो गमले में उगे पौधे को देखकर सैम को हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उससे काफी सारी बातें करती है, भले ही सैम रिस्पॉन्ड नहीं करता पर वो करती रहती है। कुछ देर में कैटी के डैड आते हैं खुशखबरी लेकर कि सैम को बेटा बचाया जा सकता है। फिर सैम को हॉस्पिटल से टाइनजी गेमिंग में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पे कैटी के डैड कहते हैं कि मिस्टर चैंग की मदद से हमने 19th फ्लोर गेम के कुछ पार्ट को रिस्टोर कर लिया है और हमें सैम की कॉन्शियसनेस मिल गई है, मगर वो अभी भी क्योटिक मेमोरीज में खोया हुआ है। पहले सैम को उन मेमोरीज से निकालना होगा, तभी हम उसकी कॉन्शियसनेस को वापस लेके आ सकते हैं। इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि सैम के करीबी लोग उसके साथ रहें। कैटी कहती है अगर 1% चांस भी होगा ना सैम के वापस आने का, तो मैं गेम में वापस जाकर उसको लाने को तैयार हूँ। इस पे डैड कहते हैं पर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जब तक तुम गेम के अंदर रहोगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गेम के बाहर आओगी हो सकता है उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी हो गेम में इतने सारे नाइटमेयर्स देखने की वजह से। मगर कैटी को तो किसी भी हाल में सैम को वापस रियल वर्ल्ड में लेकर आना ही था, इसके लिए जो होगा वो देखा जाएगा। तब डैड कहते हैं ये सब खतरनाक भी हो सकता है बेटा, इसीलिए अपना ध्यान रखना। हेडसेट पहनकर जैसे कैटी गेम में एंटर करती है ना दोस्तों, वहाँ उसे छोटा सैम दिखाई देता है। कैटी भी छोटी हो चुकी होती है। 19th बिल्डिंग में पपेट मॉन्स्टर्स के कटआउट रखे होते हैं, उनके साथ ये लोग खेलते हैं और फिर अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं सर्कस देखने के लिए। इस वक्त कैटी और
सैम दोनों के मॉम डैड हैप्पी साथ में होते हैं। यहाँ इनको काफी मजा आ रहा होता है। कैटी को पता था दोस्तों कि ये सब तो एक सपना है, पर वो इस सपने को थोड़ी देर और देखना चाहती थी। वो अपना बचपन दोबारा जीना चाहती थी। जल्द ही ये लोग बड़े भी हो जाते हैं गेम में और ये एक दिन फिल्म देखने जाते हैं। तो दूसरे दिन सैम खुद ही पपेट शो कंट्रोल करता है। वो कैटी को भी सिखाता है कि कैसे पपेट्स को कंट्रोल करना है। इनकी बहुत ही अच्छी रोमांटिक लाइफ चल रही होती है इस वर्चुअल गेम में दोस्तों। दोनों अपना पहला किस भी यहीं करते हैं। इसके बाद एक दिन दोनों साथ में मॉल घूमने जाते हैं, जहाँ सैम को तो सब रियल ही लग रहा होता है, मगर कैटी को पता था कि ये सब फेक है। मॉल में मौजूद लोग उसको एविल स्पिरिट नजर आ रहे थे, इसीलिए वो अपना हेडसेट उतार कर रियलिटी में आ जाती है। तो तब उसके डैड उसको काफी डांटते भी हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने सैम को वापस लाने को कहा था, तुम तो खुद ही जाकर वहाँ बस जाने को सोच रही हो। वो डांट कर कैटी को वहाँ से भगा देते हैं, मगर कुछ देर बाद वो वापस आती है और अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अंदर जाकर सैम को इस बार जरूर वापस लाऊंगी। काफी मनाने पर डैड मान जाते हैं और उसके अंदर उसको जाने देते हैं। तो अंदर जब वो जाती है ना, देखती है कि सैम अपने डॉम के कंप्यूटर रूम में है। वहाँ एक क्रिएचर है जिसे सैम मारने की कोशिश कर रहा था, मगर जब वो कैटी को देखता है तो वो क्रिएचर भी गायब हो जाता है और सैम भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। और तब धीरे धीरे कैटी सैम को सारी बातें बताती है कि तुम इस वक्त गेम में हो। वो सारी बात बताती है कि कैसे हम लोग इस गेम में अनजाने में एंटर हो गए थे, हमने कैसे कैसे सारे लेवल्स को पार किया, फिर आखिर में क्या हुआ, और गेम में मर जाने पे हमारे दोस्त कोमा में चले गए थे, जिन्हें बचाने के लिए हम अल्टीमेट स्पेस में गए थे, और वहाँ पे फिर मेरे डैड ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट कर दिया था। सारे लोग तो निकल गए थे मगर तुम वहाँ पे फंस गए और अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ गई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा इन बातों में, क्योंकि यहाँ पे तुमने अपने ख्यालों की दुनिया बसा के रखी हुई है, जिसमें तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को छोड़कर नहीं गई है, तुम्हारे डैड की मौत भी नहीं हुई है, मेरी मॉम भी जिंदा है, मेरे डैड भी उनको टाइम दे रहे हैं, हम दोनों भी साथ हैं, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मगर सैम, ये मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ये रियलिटी नहीं है। अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो फिर यहीं के हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब ये सारी बात सैम को पता चलती है तो उसे भी सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस गेम से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कैटी के साथ वापस लिफ्ट में जाता है, मगर डर के मारे कैटी से लिफ्ट का बटन प्रेस ही नहीं होता, क्योंकि उसे अपने डैड की बात याद आ रही थी कि गेम से बाहर आने के बाद हो सकता है सैम अपनी मेमोरी खो दे। अब कैटी को टेंशन हो रही थी कि अगर सैम मेरे बारे में भूल गया तो क्या होगा। यही सब सोचकर उसको बड़ी टेंशन होती है, लेकिन फिर भी सैम के कहने पर उसे बटन दबाना ही पड़ता है। इसके बाद तो कैटी बस सैम को घूरती रहती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है दोस्तों। तो सैम उसको समझाता है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, रियल लाइफ में भी चीजें अच्छी होंगी। तो कैटी उसे किस कर लेती है, ये सोचते हुए कि क्या पता ये आखिरी किस हो हमारा। इसके कुछ ही देर में दोस्तों ये आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में। कैटी को पहले से होश आ चुका था, वो बेसब्री से सैम के होश में आने के इंतजार में होती है। अब जैसे सैम होश में आता है ना और कैटी को अपने सामने देखकर उसका नाम लेता है, कैटी उसे हक कर लेती है, मगर सैम उसको टच तक नहीं करता। वो तो बस हैरान होता है कि ये मुझे हक क्यों कर रही है। इसके बाद जब वो कैटी के साथ कॉलेज आता है तो वहाँ पे येंग और सिन्हा सैम को देखकर बड़े खुश होते हैं, मगर सैम उनको पहचान नहीं पाता दोस्तों। और तब कॉलेज में मौजूद सारे दोस्तों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और सभी से सैम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सभी सैम को अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं, मगर सैम को यार कुछ याद ही नहीं होता। यानी दोस्तों बहुत सारी चीजें भूल गया था, मतलब सारी तो नहीं लेकिन बहुत सारी। उसकी ना तो पूरी तरह से मेमोरी लॉस हुई थी और ना ही पूरी तरह से सारी चीजें उसको याद थी। जैसे उसको कैटी याद तो थी, पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बात सैम भूल चुका था। जब वो अपने डॉम में जाता है तो उसे अपने डॉम के लॉक का पासवर्ड भी एक बार सही से याद नहीं होता, मगर उसे अपनी मॉम याद थी। वो उनसे वीडियो कॉल पे जब बात करता है तो उसकी मॉम पूछती है तुम किसी लड़की के बारे में लास्ट टाइम बताने वाले थे ना, जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है, तो बताओ उस मैडम के बारे में और कुछ। मगर सैम को तो कुछ याद ही नहीं था अपनी लव लाइफ के बारे में, वो तो काम का बहाना कॉल करके कट कर देता है। पर उसको डाउट होता है कि कहीं कैटी वो लड़की तो नहीं, क्योंकि जब मैं होश में आया तो उसने मुझे खास के अपने गले लगा लिया। और इस बात को कंफर्म करने के लिए सैम येंग को कॉल लगाता है और सारी बात उससे पूछता है। वहीं कैटी भी सैम के डॉम में आ जाती है दोस्तों, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती दरवाजे पे दस्तक देने की, क्योंकि वो सोचती है सैम को मेरे बारे में याद तो है नहीं, इसीलिए वो वापस जा रही होती। मगर पास ही में उसको दो बच्चे एक गेम खेलते हुए दिख जाते हैं, जिसको देखकर कैटी रुककर उन्हें वो गेम खेलते हुए देखने लगती है। और तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और वो भी उस गेम को देखने लगता है। उसे अब कैटी और अपने बचपन के बारे में सारी चीजें याद आ जाती है, जिससे कैटी होती बड़ी खुश। उधर अंकल इनको भी होश आ जाता है दोस्तों, उनकी भी मेमोरी काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी थी। उन्हें बस एक्सीडेंट से पहले की सारी चीजें याद थी, पर उसके बाद जो हुआ वो भूल चुके थे। इधर सैम पेड़ के नीचे कैटी के साथ टाइम स्पेंड करता है और तब उसे येंग मैसेज करके बुलाता है कैंटीन में, क्योंकि ऐसे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। वहाँ ये लोग अंकल इनको काम करते हुए देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप होश में आ गए, आपने हमें बताया क्यों नहीं। जिससे अंकल लिन हैरान दोस्तों और कहते हैं तुम लोग मुझे जानते हो क्या। तब येंग बताता है कि 19th फ्लोर में तो हम सारे साथ में थे ना, जिसपे अंकल लिन कहते हैं कि डॉक्टर ने तो मुझे बताया था
वैसे 19th फ्लोर गेम के बारे में, मगर उसके अंदर क्या हुआ वो सब मुझे याद नहीं। तब ये लोग कहते हैं कि आपको याद हो या ना हो, लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आना। अंकल इन वहाँ से जाते हैं दोस्तों, तो इनके फोन पे फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिससे इनके डर के मारे हालत खराब कि अब क्या होगा। पर जैसे काउंटडाउन खत्म होता है उसमें मैक्स, जॉय और हैरी दिखाई देते हैं, जो कहते हैं क्या हुआ, हमने तुम्हें डरा दिया ना। डरने की बात नहीं है, दरअसल हम तीनों ने मिलकर एस्केप रूम बिजनेस स्टार्ट किया है। अगले दिन ये लोग सैम और बाकियों को अपने एस्केप रूम में बुलाते हैं, जहाँ जाते ही कैटी और बाकियों को याद आ जाता है कि इन्होंने तो अपने एस्केप रूम का सेटअप बिल्कुल 19th फ्लोर के 19th बिल्डिंग की तरह करके रखा हुआ है। यहाँ पे कैंडल्स वगैरह भी रखे हुए हैं पपेट मॉन्स्टर्स को डराने के लिए। तभी इनके सामने 3 पपेट मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैक्स, जॉय और हैरी हैं दोस्तों। ये लोग साथ में यहाँ थोड़ा सा खेलते हैं और फिर वापस जाने लग जाते हैं। इनके साथ में अभी मैक्स और उसके दोनों दोस्त भी थे। तो ये लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि एस्केप रूम में और क्या क्या सुधार की जरूरत है। तभी सामने से बहुत सारे अजीबो गरीब लोग आ जाते हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे पहले से एस्केप रूम बिजनेस में इतना कंपटीशन है और तुम लोगों ने एक और बना दिया। जैनी कहती है तो क्या हो गया, सबको हक है बिजनेस करने का, कोई रोक नहीं सकता ना। तब वो लोग इनकी ओर मारने के लिए दौड़ते हैं इनको, और ये सीन देखकर अचानक से सैम को जल्दी से गार्ड्स याद आ जाते हैं। वो भी इन पे ऐसे ही हमला करने के लिए दौड़े थे दोस्तों। फिर कुछ ही सेकंड्स में सैम को सारी बात याद आ जाती है, और वो जैसे गेम में सबको लीड करता था वैसे रियल लाइफ में भी हाथ में कुछ पकड़ कर आगे बढ़ता है। सैम और उसके दोस्त उन लोगों से भिड़ जाते हैं और यहीं पे सीन होता है कट। फिर दोस्तों हमें एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें टाइनजी गेमिंग को एक्सपोज किया जाता है। सारा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर लिया था और उन्होंने थॉमस के जो कारनामे थे उनके बारे में सब कुछ सभी को बता दिया था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। मगर अब 19th फ्लोर गेम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, साथ ही सारे VR हेडसेट और अदर इक्विपमेंट्स को भी जब्त कर लिया गया था। इसके बाद हमें कॉफी शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पे लड़का बड़ा परेशान बैठा होता है। वो लगातार अपने फोन को घूरे जाता है। जैसे उसके फोन पे 19:19 होते हैं, वैसे ही वो पूरा कॉफी शॉप फ्रीज हो जाता है। जो लोग काम कर रहे थे वो वहीं पे अटक जाते हैं, सिर्फ वो लड़का ही मूव कर पाता है। वो डरते डरते कॉफी शॉप के बाहर निकलता है और देखता है अचानक से मौसम काफी बदल गया, आसमान बिल्कुल काला हो गया है और तेज हवाएं चल रही है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो क्या लगता है आपको, लास्ट में जो दिखाया गया वो नेक्स्ट सीजन के लिए झलक थी क्या? यानी थॉमस की 19th फ्लोर गेम वैसे तो खत्म हो गई है, मगर कुछ और लोचा चल रहा है दोस्तों, जो क्या है फिलहाल तो पता नहीं, इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। साथ ही ये सीजन होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ऐसी एक बेहतरीन सीरीज जिसका नाम ये है। बॉडीगार्ड को नौकर समझते हैं पर पूरे देश का नंबर 1 मास्टरमाइंड है। ये सीरीज बहुत ही प्यारी है दोस्तों, इसका लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।